Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our last chapter of class 12 of last unit. Okay, that is environmental issues. तो बहुत बढ़िया बात यह है कि हम लोग ऑलरेडी लास्ट पार्ट में हैं, ठीक है, लास्ट चैप्टर में है और हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा है। तो अभी चलो देखते हैं, इन सब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो लेट्स, जैसे ही एनवायरमेंटल रिलेटेड बात आती है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वहां पे भी रीजंस हम लोग ही थे, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन के वजह से या फिर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से काफी सारी चीजें जो है, प्रॉब्लम जो है वो नेचर को फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हम लोगों को डील करना है। तो जैसे कि देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, इसकी साइज जो है लास्ट 100 ईयर से बढ़ती जा रही है। ओके, लास्ट 100 ईयर्स से बढ़ती जा रही है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, राइट। आप लोगों को बड़े इजीली समझ में आ रहा है। सेकंड थिंग जो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट है, वो है डिमांड इंक्रीज हो रही है। किसके लिए? फूड के लिए, वाटर के लिए, हाउस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। तो ये तो पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनको फीड करना जरूरी है, उनके लिए सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। इन शॉर्ट क्या है, तो जो भी दिक्कतें आती है, जो भी डिमांड रहता है, वो फुलफिल करना जरूरी बन जाता है। तो उसके लिए, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना चालू करते हैं। क्या करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या फिर हमारे नेचर के ऊपर प्रेशर डालना जरूरी है। क्योंकि प्रेशर डालने लगते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमको जो भी चीजें अवेलेबल है वो हमारे रिसोर्स के थ्रू ही आएगी ना, नेचुरल रिसोर्स के थ्रू ही आएगी। ओके, और ऐसे करते करते it can leads to the pollution like air, water and soil. Okay, now so there is a need to check the degradation and depletion of the natural resources and the pollution. तो कितना डिग्रेडेशन कर लिया हम लोगों ने, कितनी चीजों को यूज कर लिया है, कितना डिप्लीटेड कर लिया है, ये सारी बातें, कितना एक्सट्रैक्ट कर लिया हम लोगों ने नेचर से। ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, चलो ठीक है, उसको किस तरीके से यूज किया, है ना। तो ये सारी रीजन हमको ट्रैक करनी रहती है कि हम लोगों ने नेचर के लिए क्या किया, उसके वजह से नेचर को क्या क्या चीजें हो रही है, ये सारी चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे पोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में लाइक आप लोग पोल्यूशन के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे रहेंगे, क्लास 8 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड से ही आजकल के स्कूलों में, राइट, यू कैन से प्राइमरी से ही पढ़ाया जाता है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ द पोल्यूशंस, है ना। कि लाइक water pollutions are there, soil pollutions are there, air pollutions are there, जिनके वजह से global warmings and many more problems facing हो रही है, right। तो चलो अभी ये सारी बातों को डील करते हैं। जैसे कि टॉपिक चालू हो गया है, पोल्यूशन, undesirable change in the physical, chemical or the biological characteristic of the air, land, water or soil leads to the pollution. Okay, और जो भी सब्सटेंस ये सारी चीजों कर, ये सारे पोल्यूशन को करने के लिए मदद करेंगे, उन सारे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। ओके, सो सी द सब्सटेंसेस व्हिच लीड्स टू द पोल्यूशन आर नोन एज द पोल्यूटेंट्स। फाइन, तो पढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, इन द ईयर ऑफ 1996। नीट के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, पोल्यूशन के डेफिनेशन के ऊपर से भी एंड पोल्यूटेंट्स क्या होता है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो 1996 में ये एक्ट आया था टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द आवर एनवायरमेंट। तो क्यों ये सारा एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि जरूरत पड़ गई। ओके, इसलिए ऐसे एक्ट आ गए। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोल्यूशन। पोल्यूशन एक्चुअली होते क्या है, सो दीज आर नेचुरल और इट कैन बी अ मैन मेड। ओके, नेचुरल है सो कम्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस। जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मीथेन बाय आर्टिक चिमनीज, कैटल एंड पैडी फील्ड्स, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, मतलब इन्हीं के थ्रू एक्चुअली डायरेक्टली प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, डस्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ozone, volcanic eruptions, emissions of the natural gases, soil erosions, UV cosmic rays. Okay, तो ये सारी बातें हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से बनती है और यही नेचुरल वे ऑफ पोल्यूशन है। ओके, ये जो है ये 99.95% है। ये कितना है? 99.95% जो कि सोर्सेस है, जो कि डायरेक्टली नेचर से आते हैं और ये नेचुरल पोल्यूशन के अंडर चले जाते हैं। लेकिन
वही अगर मैनमेड की बात करें, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशंस। ओके, मैनमेड पॉल्यूशंस या फिर एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशंस कहा जाता है। रीजन क्या है? वी हैव द सीवेज सिस्टम, है ना, emissions of the effluents from the industries, then pesticides, fertilizers are there, mining, burning of the fossil fuels, noise pollutions are there, many substances are available found here. Okay, लेकिन देखो अगर मैं नेचुरल की कंसिडर की बात करूं और यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक की कंडीशन के बारे में बात करूं, तो ये कितना है? ओनली 0.05%। काफी है, राइट? 0.05% भले वो नेचुरल के कंपैरेटिवली कम लगता हो, लेकिन काफी है हमारे नेचर को हार्म करने के लिए। See, because of the human, due to increase in the concentration of the carbon dioxide and other greenhouse gases, there is a change in lower atmosphere in the troposphere and depletion of ozone has been started in the stratosphere. तो अभी ये सिनेरियो क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन एंड ऑल, ये सारी चीजों को बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, जैसे कि इसको देखना पड़ेगा आप लोगों को। देखो ये वाला ग्राफ देखो, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ से कम 20 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है। तो अर्थ और ट्रोपोस्फियर के बीच में जो भी एरिया है, ये जो एरिया है, सी ऑलमोस्ट ऑल द वेदर्स विल बी सीन इन दिस कंडीशन। तो सारा वेदर कंडीशन हमारे यहाँ पे ही है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर से हम लोग लाइक अर्थ से बोल सकते हो 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो देयर इज अ स्ट्रेटोस्फियर वाली लेयर। ओके, तो ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो लेयर है ना, इसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। ओके, जहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द यूवी रेस, जो कि हार्मफुल रेस होते हैं, वो ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो ओजोन लेयर होती है वहां पे की जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 85 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ देयर इज अ वन मोर लेयर जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं। ओके, इसके बीच में जो एरिया है, स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर के बीच में जो एरिया है, यहाँ पे मेटल्स जो होते हैं वो बर्न्स होते हैं इस लेयर में। ओके, और जो ऑरा हम लोग कहते हैं, ऑरा एंड सैटेलाइट जो होते हैं हमारे, वो मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर के बीच में होते हैं। ओके, लाइक अराउंड 690 किलोमीटर पे हमारा थर्मोस्फीयर है, तो ठीक उस एरिया में हमारे सैटेलाइट्स एंड ऑरा जो कि है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो लाइक अर्थ से टोटल 10 किलोमीटर दूर हमारे पास एक्सोस्फीयर नाम की एक और लेयर प्रेजेंट है। सो दिस वे यू विल अंडरस्टैंड द मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द अर्थ। ओके, तो वेदर एंड आप लोगों को ओजोन जो की लेयर है वो किधर प्रेजेंट है उसकी लोकेशन मैंने इसके थ्रू बता दी है, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा भी होगा, सुना होगा इसके बारे में, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, अभी चैप्टर को थोड़ा सा और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो प्राइमरी एंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो प्राइमरी के लिए एग्जांपल आ जाता है डीडीटी, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि लेस हार्मफुल माने जाते हैं। ओके, और सेकेंडरी की बात करें तो एग्जांपल आ जाते हैं, सी दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द प्राइमरी सोर्सेस, जैसे कि डीडीटी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट जो भी रिएक्शन करते हैं, जिनसे ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको कहा जाता है सेकेंडरी, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग को प्राइमरी के अंदर एक नोट दी है, उसको समझ लो। इसको कहा जाता है सिनर्जिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिनर्जिज्म? In the combined form, it can be the more harmful as compared to the individual form. मतलब जो secondary है वो ज्यादा harmful है, क्योंकि देखो यही तो सारी चीजें react होती है और बनती है secondary pollutants, right? तो see, formed by the reaction of primary pollutants. भले ये primary वाले individually इतना harm नहीं करते रहेंगे जितना ये खुद के combined form में harm करते हैं, ठीक है। तो see now, O3 and para ऑक्सीअसाइल नाइट्रेट्स, जिसको हम लोग पैन भी कहते हैं, O3 एंड पैरा ऑक्सीअसाइल नाइट्रेट्स पैन formed by the reaction between the nitrous oxide, okay, and hydrocarbons in presence of the sunlight, जो कि सबसे हार्मफुल होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सिनर्जिज्म इफेक्ट। समझ में आई बात? तो ओजोन का अगर रिएक्शन हो जाएगा पैरा ऑक्सीअसाइल नाइट्रेट्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए nitrous oxide and all, you will be getting lot of problems over here, okay, like देख सकते हो स्क्रीन पे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की बात करें यहाँ पे, so there are two types of pollutants, जैसे कि क्वालिटेटिव होता है एंड क्वांटिटी होता है। so दो ये टर्म्स तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे अभी समझने के लिए। सी
क्वालिटेटिव यानी दिस इज अ हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक डू नॉट ऑकर इन द एनवायरनमेंट बट प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। समझ में आई बात? क्वालिटेटिव का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने इसको बना के रखा है, ठीक है। जैसे कि डीडीटी, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड जो कि अपने लिए यूज होते हैं लेकिन नेचर के लिए तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। क्वांटिटेटिव की बात करें तो सी बिकम पोल्यूटेंट्स ओनली व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक अगर हम लोग उसको यूज करें तो ठीक है, लेकिन उससे हद पार कर लेंगे हम लोग उसको तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया तो फिर नेचर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ओके, दीज आर द गैसेस व्हिच आर क्वांटिटी वाइज अगर बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। So now let's see the next classification coming on the screen, that is on the basis of degradability. Okay, अभी ये दो तरीके से होते हैं, डिग्रेडेबल या फिर नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल जो होते हैं इनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑल्सो। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसको डिग्रेड करना मतलब कर नहीं सकता, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिग्रेड्स आफ्टर सम टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट, डिग्रेडेबल वाले सब्सटेंस जो है वो हीट के थ्रू भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, इसलिए हम लोग इसको बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अगर डिग्रेड करने में मदद करते हैं तो अच्छी बात है, राइट। तो इसलिए बायोडिग्रेडेबल एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं, सीवेज, लाइफ स्टॉक, मार्केट, गार्बेज एक्सेट्रा एंड ऑल दोस थिंग्स कैन बी टर्न इनटू द कंपोस्ट, मैन्योर एंड बायोगैस। तो ये जो डिग्रेडेबल मटेरियल है ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, आज के डेट में ये काम भी हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। काफी अच्छा यूज भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो do not degrade or broken down naturally, not even microorganism can break it. Okay, example क्या है, DDT, that is dichloro diphenyl trichloroethane। ओके, फुल फॉर्म याद रखो, इंपॉर्टेंट है। BHC is the second substance, that is the benzene hexachloride. Okay, empty cans, polyethylene bags, waste plastic called persistent pollutants. Okay, जो कि throughout the life वो लोग रहते ही है as it is. ओके, जैसे फॉर्मेशन में फॉर्म किए थे वैसे ही फॉर्मेशन में वो लोग अवेलेबल रहते हैं, सालों साल डिग्रेड करना मुश्किल हो गया है ना। एयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सो ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि एडिशन ऑफ पार्टिकल्स, गैसेस, केमिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो फैक्टर्स व्हिच कॉजेस द एयर पोल्यूशन आर कॉल्ड एज द एयर पोल्यूटेंट्स। इट कैन बी पॉसिबल बोथ वे, natural or man-made, that is anthropogenic. Okay, let's talk about here causes of the air pollution. जैसे कि पहला पॉइंट आ रहा है आपके स्क्रीन पे, कंबशन। ओके, कंबशन मतलब क्या, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, कोल, वुड इन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, रेलवेज, थर्मल प्लांट्स। ओके, देन थर्मल प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर, बर्निंग, किचन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किचन वेस्ट एंड ऑल। ओके, सो इन सब का जो हम लोग चलाते हैं इन सारी चीजों को, तो इनमें से फ्लाई ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड, ये सारी गैसेस निकलते रहती है। ओके, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेटलॉजिकल के बारे में बात करें तो ये सारी बातें भी आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आ गए रहेंगे, जैसे कि सी सम एलिमेंट्स व्हिच आर वेरी हार्मफुल टू द नेचर, मिनरल्स, डस्ट, फ्यूम्स, फ्लोराइड्स, सल्फाइड्स, metallic pollutants like lead, chromium, nickel, beryllium, arsenic, vanadium, cadmium, zinc and mercury. These are the substances can lead to the problem to the air. Okay, केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो पेस्टिसाइड्स बनाने वाली, फर्टिलाइजर्स, वेडिसाइड्स, फंगिसाइड्स बनाने वाली चीजों से भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन द कॉस्मेटिक्स। एंड देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, व्हीट फ्लोर या फिर व्हीट फ्लोर मिल्स होते हैं, एपेस्टॉस, ये सारी चीजों के कारण भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू वेल्डिंग्स। फाइन, नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पोलन, स्पोर्स, मैश गैस या फिर वोल्केनिक गैसेस एंड ऑल। ओके, और अर्बन एरियाज की बात करें तो जैसे कि सिटीज एंड ऑल, तो यहाँ पे देखो ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज वगैरह है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नॉइस क्रिएट करते हैं। 75% जो की है नॉइस पोल्यूशन है, एंड 80% जो है वो एयर पोल्यूशन होते हैं। ओके, एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। अगर अहमदाबाद एंड सूरत की बात करें तो एक जमाने में कॉटन डस्ट बहुत ज्यादा देखा जाता था। ओके, अहमदाबाद एंड सूरत में देखो 52% कार्बन मोनोऑक्साइड, 18% सल्फर डाइऑक्साइड, 12% हाइड्रोकार्बन्स, 10% पार्टिकुलेट, 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड 2%
इस बाकी सारे रिमेनिंग चीजों की वजह से पोल्यूशन होते हैं। तो ये सारे क्या है, व्हाट आर ऑल दोस थिंग्स, दीज आर परसेंटेज लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी दिखा दिया है कि ये इतने इतने परसेंटेज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नाउ सी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्राइमरी में हम लोगों ने देखा था पार्टिकुलेट मैटर्स आते हैं, तो सेटलेबल मतलब जो कि इजीली सेटल्ड हो जाते हैं, या फिर सस्पेंडेड जो कि लॉन्ग टाइम तक एयर में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। अगर सेटल्ड हो रहे तो उनकी साइज मैटर करती है। देखो यहाँ पे 10 माइक्रोमीटर होना चाहिए, ओके, रिमेन्स इन द एयर फॉर लेस देन 1 डे। लेकिन यहाँ पे देखो सस्पेंडेड, लेस देन 10 माइक्रोमीटर कैन रिमेन इन द एयर फॉर मोर देन 10 डेज। जितना हल्का रहेगा उतना ज्यादा टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहेगा, और उतने देर तक, जैसे कि फॉर वीक्स आल्सो इट कैन रिमेन एज इट इज। मैक्सिमम सीन इन द दिल्ली, लिफेन इन चाइना एंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे जो लिफेन, ओके, मैक्स इन दिल्ली, लिफेन इन चाइना एंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये याद रखना है। दो एग्जांपल मैंने जस्ट दे के रखे आपके नॉलेज के लिए, मैक्स एंड लिफेन, ओके, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड माने जाते हैं। नेक्स्ट, एरिसोल जो सब्सटेंस होता है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है। डस्ट की साइज यहाँ पे दी है 1 माइक्रोमीटर। मिस्ट जो होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो मोर देन 1 माइक्रोमीटर होता है, और स्मोक जो होता है ऑलमोस्ट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डस्ट ओनली, ओके। So 2.5 micrometer and less diameter, like 2.5 micrometer से less, are most harmful to the human health according to the Central Pollution Control Board, जिसको हम लोग PCB भी कहते हैं, ओके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो आपके लिए तो इजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला ट्रिक दिमाग में रख लो, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये फुल फॉर्म दिमाग में रख लो, ओके। नाउ सी, कैन कॉजेस द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इरिटेशंस, इन्फ्लेमेशंस, लंग डैमेज, प्रीमेच्योर डेथ भी ऑकर हो सकती है, ओके। नाउ डस्ट एंड स्मोक के बारे में बात करें तो प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉग, सी प्रोड्यूस स्मॉग्स, सो पेस्टिसाइड रिच मिस्ट, डस्ट विथ हेवी मेटल्स लाइक तुम्हारा यहाँ पे मर्क्यूरी, लेड, कॉपर एंड आयरन कैन कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें तो इससे भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हम लोगों ने हेल्थ एंड डिसीज में भी देखा था, एम्फीसीमा नाम की बीमारी होती थी। सो प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, नेचुरली बाय प्लांट्स एज वेल एज बाय द एनिमल्स, ये रिलीज किया जा सकता है। तो 50% कम्स फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स ओनली, एंड सी ऑलरेडी मैं बताया था सिगरेट स्मोक्स एंड ऑल, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम लोगों ने डील किया था, ओके। ना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन काफी तेज होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, यू कैन से। तो ये जितना जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर देगा, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी में दिक्कत आएगी। तो ये जो होता है इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, COHB करके उसको डिफाइन किया जाता है। नोट, एट 50 ppm carbon monoxide converts 75% of the hemoglobin into the carboxy hemoglobin within the 8 hours, okay. Now this results in the giddiness, चक्कर आने लगते हैं, हेडेक होता है, डिक्रीज इन द विजन, ओके, ब्लर दिखने लगता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ओके, एंड एस्पेक्सिया करके प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो कार्बन ऑक्साइड जो है इसको ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, ऑलरेडी आपको पता है। कंसंट्रेशन अगर इसका इंक्रीज हुआ बाय 280 ppm इन 70-50 में, तो यहाँ पे देखो ये क्या आपको डेटा दिया गया है। 1750 में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 280 था, फिर वो 2000 में लाइक 368 हो गया, और फिर 2007 में ये ऑलमोस्ट 380 हो गया। तो हमेशा ये बढ़ते ही रहा है ग्राफ, ओके। क्या कॉज करता है? हेडेक एंड नोसिया कॉज करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात करें तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्यूट्रिफैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ओके, causes the motylate chlorosis, defoliations in the plants, decolorations, okay, of paints, eye irritation, throat and थ्रोट इरिटेशंस भी होगा, एंड नोसिया नाम की बीमारी भी होगी, ओके। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन जो की है दिस आर वोलेटाइल, ओके, जो कि आराम से वैनिश्ड हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर मिक्सअप हो जाते हैं, ओके। ऑर्गेनिक कार्बन्स होते हैं, इसलिए VOCs करके लिखा जाता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, ओके, VOCs हाइड्रोकार्बन्स, ओके, प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय
प्रोड्यूस नेचुरली, तो ये मार्च गैसेस वगैरह जो एग्जांपल है ये इसी के थ्रू आप लोग समझ गए रहेंगे। इरिटेशन करते हैं आंखों को। नॉर्मली जब आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ओपन करते हैं और आपके आंखों के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो आंखों से पानी वगैरह आने लगता है। ओके okay, irritation to the mucous membrane, also bronchial constriction, increase in the mucus secretion, tearing of alveoli will be taking place. Okay, give rise to the secondary pollutants जैसे कि मीथेन जो कि मास गैस इज प्रोड्यूस naturally during the decomposition of the organic matter. Paddy field 40% of the total. Methane is a greenhouse gas which oxidize in the atmosphere to CO2. तो मीथेन को naturally oxidize करके उसका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। In short, CH4 is getting converted into CO2. Now see, we are entering into the second example, that is the sulfur oxides. So see, form from the sulfur dioxide. Okay, during the smelting of metallic ores like copper, lead, zinc, nickel, etc. Burning of the petroleum, coal in the industry, thermal plants, homes, and motor vehicles can lead to the release of this sulfur oxide gas. In as sulfur dioxide combines with the water to form the sulfurous acid जिसको हम लोग कहते हैं H2SO3 which will be working as an acid rain. Okay, और इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। It causes the chlorosis and necrosis. Chlorosis यानी क्लोरोफिल का मर जाना and necrosis यानी dead tissues. Okay, plants में tissues का dead हो जाना. Okay, at low concentration like around 0.032 ppm. Lichen like Parmelia, Usnea, okay, then Cladonia, mosses are completely destroyed. गार्डन पी प्लांट जो होते हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं वहां पे वो लोग ग्रो नहीं करते। ओके, नेक्स्ट जो बात आ रही है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सल्फर डाइऑक्साइड causes the membrane damage, metabolic inhibition, growth and yield reductions. Fine. According to the Roy and Lee Blank 1966-1967, chlorosis result in the destruction of the chlorophyll as I told you before, it which is changed to pheophytin substance. Monocotyledons are more sensitive, therefore the cereal crops are getting more problems. Okay, coniferous forests जो होते हैं like apple and mango, these are also getting destroyed because of these sulfur oxides. Sulfur dioxide above 1 ppm affects to the human beings, causes irritation of the eye, injury to the respiratory tracts like asthma, bronchitis, emphysema. Okay, एजेड पर्सन जो होते हैं उनमें ज्यादा तकलीफ होती है। दे किल्स द एक्वाटिक लाइफ आल्सो, रिजल्ट्स इन द डिसकलरेशन एंड डिटोरिएशंस ऑफ द बिल्डिंग, स्कल्पचर्स, पेंटेड सरफेस, फैब्रिक्स, पेपर्स, लेदर्स एक्सेट्रा। ओके, जो ताजमहल था वो भी पीला पड़ने लगा था बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। ओके, इवन आगरा फ्रॉम द नियर बाय रेफिनरीज ऑफ द मथुरा, ओके, मथुरा के पास जो रेफिनरीज वगैरह हुआ करती थी जिनसे जो सारे हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होते थे वो ताजमहल को अफेक्ट करते थे। So SO2 corrodes the metals like iron and zinc, therefore it impairs the electrical and other metallic equipments, also causes the mutations also. Okay, next जो आ रहा है that is with respect to the nitrous oxide produces naturally, forms the nitrates, nitrides, electric storms, high energy radiations and solar flares from industries, automobiles, incinerators and many more things. Okay, जिसके थ्रू नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। प्रोड्यूस ब्राउन कलर एयर or reddish brown color base. Okay, haze, sorry, not base. Okay, they act on the unsaturated hydrocarbon to form peroxyacid nitrates or PAN. Photochemical smoke formation होता है, shows the corrosive effects on the metals. इतना ही नहीं, necrosis भी होता है, defoliations होता है, death of the many plants will be taking place, irritation to the eyes, respiratory problems like lung edema, blood congestion, dilations of the arteries. 15 to 50%, 15 to 50 ppm concentration जो है can bring the injury to the lungs, livers and kidney and can cause cancer also. These are also shows the mutagenic properties, can destroy the ozone layer also. Okay, let's talk about the fluorides also. Fluorides can be given out during the refining of the minerals. Okay,
C causes fluorosis, necrosis of the leaf tips and leaf margin followed by the adhesions. Results in the calcification of the bones and teeth. Even आपको पता है कि teeth and bones में तो फ्लोराइड्स की जरूरत होती है, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे. Okay, frequent diarrhea, swelling of the knee bones, mottling of the teeth, weak bones, board shape, posture हो जाएगा, knocking knees हो जाएंगे, gastrointestinal problems and neuromuscular disorders भी होने लगते हैं. Okay, CFCs के बारे में बात करते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स. Okay, these are the chemicals which are used in the refrigerator, propellants and solid plastic forms में इनका यूज किया जाता है. Chemical released by the aerosols by the jets. Okay, along with the nitrous oxide, CFC react with the ozone of the ozonosphere and deplete the ozone layer. Okay, ये problematic होते हैं ozone layer को भी. हम लोग देखेंगे जब ओजोन को डिटेल में पढ़ेंगे. होल इन द ओजोन शील्ड ओवर द एंटार्क्टिक रीजन्स. ओके, ये तो नॉर्मली आपको पता है. एन एक्सेप्शनल केस इज देयर. ओके, वाइडन बाय देखो 129 to 133 डॉप्सन यूनिट्स in the year of 1994 alone. Okay, this can increase the amount of the UV radiation reaching to the earth atmosphere. जो UV rays absorb होनी चाहिए थी, harmful UV rays, अब वो सीधे सीधे अर्थ एटमॉस्फेयर पे आ जाती है. ठीक है. अदर atmospheric pollutants like mercury, methyl isocyanate, phosgene, ammonia and lead. Okay, भोपाल गैस strategies के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो कि हुआ था दिसंबर 1994 में, was due to release of the phosgene and methyl isocyanates. Okay, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग. सी ऑटोमोबाइल बर्न्स पेट्रोलियम inefficiently cause around 80% of the air pollutants, 75% noise pollution, hydrocarbon जो होते हैं 13.7%, and carbon monoxide 77.2%, nitrous oxide 7.7%, SO2 and ammonia, aldehyde and lead जो कि है 90% total lead poisoning करते हैं. Okay, lead in petroleum is a form of PbCS3 4 करके जो फॉर्मूलाज आपके सामने दिए हुए, these are acting like a anti-knock agents also. तो ऑटोमोबाइल्स को लेके हम लोग एनसीईआरटी से काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स. तब तक के लिए आगे एनसीईआरटी रीड करते रहो. मेनी मोर थिंग्स हैज टू डिस्कस फ्रॉम दिस टॉपिक. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा आगे जाके. तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहना जरूरी है. ओके, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.